जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी चेन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ये सबसे लास्ट स्टेप है। इससे हम बेसिकली जितने भी पहले प्रोसेस हुए हैं उन सब की प्रोडक्ट्स को क्यूमुलेट करके ओवरऑल हम देखना चाहेंगे कितने एडीपी बनते हैं। तो रेस्पिरेटरी चेन बेसिकली है, इट इज ए रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसे हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता है, जो पीछे जितने भी रिएक्शन हुए हैं प्रोडक्ट्स उनकी जो बनती है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जितने भी पहले रिएक्शन है उन्हें नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर यूज्ड टू सिंथेसाइज, क्या तैयार करने के लिए, टू सिंथेसाइज एटीपी। यानी जो पीछे प्रोडक्ट्स बनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में उनको यूटिलाइज किया जाता है क्या तैयार करने के लिए, एटीपी एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो वाटर और एटीपी को बनाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, तो इससे नाम देते हैं रेस्पिरेटरी। अब आप यहां गौर से समझे मेरी बात कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो यूज हो रही है वो यहां पर हो रही है। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक इस वजह से कहते हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और जितनी भी प्रोडक्ट्स पहले बनती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स को बेटे इस्तेमाल करके उनसे एटीपी जनरेट किया जाता है। ये सेल का काम है। ये रिएक्शन कहां होता है जी, जो आप यहां डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी चेन, ये कहां होती है बेटे, ये रेस्पिरेटरी चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उस मेम्ब्रेन का नाम है क्रिस्टी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी इन फोल्डिंग्स बनाती है जिस पर F1 पार्टिकल्स होते हैं, F0 पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं जी, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो क्रिस्टी के ऊपर जो है वो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम यहां पर उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली ये सारा रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बुक में जैसे मेंशन किया वैसे बनाते हैं, हम ग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ऊपर आने का मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है तो उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो सबसे पहले NaDH2 आता है, वो टूटता है, एक तरफ NaD पॉजिटिव बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। जब NaDH टूटता है तो इससे 2 हाइड्रोजन, समझिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, हाइड्रोजन रिलीज हो गया और NaD पॉजिटिव रिलीज हो गया। इन इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा, इन इलेक्ट्रॉन को बेसिकली यूटिलाइज कर लिया किसने, कोएंजाइम Q ने। आगे कौन होता है जी, कोएंजाइम Q। कोएंजाइम, डिफरेंट कोएंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर लगे हुए, उन्हें नाम देते हैं कोएंजाइम Q, ठीक है जी। तो कोएंजाइम Q जो है वो बेसिकली पकड़ लेते हैं किसको, 2 इलेक्ट्रॉन जो NAD से निकले। इस दौरान जब NADH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जब ये अपने हाइड्रोजन ब्रेक करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज किया जाता है। ADP आता है, अपने साथ फास्फेट जोड़ लेता है और क्या बन जाता है, ATP। क्या बन जाता है जी, ADP आता है, अपने साथ किसको जोड़ लेता है, फास्फेट को, और इससे क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। क्या बन जाता है जी, ATP। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम Q के पास चलेगा। कोएंजाइम Q जो है मजीद इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देता है। उसी मेम्ब्रेन पर साइटोक्रोम B होते हैं, साइटोक्रोम B के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब साइटोक्रोम B से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना जाते हैं मजीद किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। जो साइटोक्रोम C के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देखें इलेक्ट्रॉन नीचे है, उनका एनर्जी लेवल कम हुआ, इस दौरान फिर उनसे ADP से क्या बना लिया जाएगा, ATP। ATP बनाने का जो प्रोसेस है वो यहां पे कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन।
अच्छा, फोटोसिंथेसिस में इस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में बनती है एटीपी, जबकि यहां जो एटीपी बन रही है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन, बल्कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। लाइट की वजह से नहीं बन रही, लेकिन इसमें होता है जब इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। तो एच आयन जो है ना उनको पंप कर लिया जाता है। कहां पर? यहां एच आयन जो है वो बहुत ज्यादा पंप कर लिए जाते हैं, जहां एच आयन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, अंदर एच आयन बहुत ज्यादा। इन एच आयन को पंप करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से किसके पास जाते हैं? साइटोक्रोम ए के पास। फिर साइटोक्रोम ए से किसके पास जाते हैं? साइटोक्रोम A3 के पास। फाइनली साइटोक्रोम A3 के पास जब पहुंचते हैं तो उनसे मजीद फिर क्या बना लिया जाता है? एटीपी बन जाता है। एडीपी के साथ फास्फेट जोड़कर क्या बन जाता है? एटीपी। तो इस तरह बेसिकली एटीपी प्रोड्यूस कर लिए गए। तो एक NADH से भी तक कितने एटीपी पैदा हुए हैं? 3 एटीपी पैदा हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है उनको किसके पास ऐड किया जाता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इनको 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिलाया जाता है किसके साथ? बेसिकली ऑक्सीजन के एक एटम को यूटिलाइज किया जाता है, साथ 2 हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं। इससे क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, H2O। तो H2O बेसिकली बाई प्रोडक्ट होती है, इस तरह से पानी बन जाता है। अब ये पूरा जो रिएक्शन है इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन ये बेसिकली रेस्पिरेटरी चेन कहलाती है। रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पहले जितने भी रिएक्शन थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, उनकी प्रोडक्ट्स को यहां यूटिलाइज किया जा रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स को यूज करके यहां पे एटीपी बनाया जा रहा है। इसे नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चेन। अब मैं यहां इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा। अब देखें NADH जो है वो 3 एटीपी पैदा कर, ये NADH 3 एटीपी पैदा करेगा, ये NADH 3 एटीपी पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी पैदा करने की। लेकिन अगर ये वाला NADH आए तो ये 2 एटीपी पैदा करता है, एक NADH 2 एटीपी पैदा करता है। बेटे क्या वजह है कि ग्लाइकोलाइसिस का NADH 2 एटीपी पैदा कर रहे हैं रेस्पिरेटरी चेन में, ग्लाइकोलाइसिस का NADH माइटोकॉन्ड्रिया में बन नहीं, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। ये दोनों NADH माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन के NADH, क्रैब साइकिल के NADH, ये दोनों रिएक्शन कहां हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो रेस्पिरेटरी चेन भी कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज हो जाएंगे, वहीं पर एनर्जी पैदा कर देंगे। ये कहां पैदा होती है? ये रिएक्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से NADH को ट्रेवल करना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि वहां जाके क्या कर सके? रेस्पिरेटरी चेन। जब वो ट्रेवल करते हैं तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, इसलिए वो 2 एटीपी पैदा करते हैं कि वो एक एटीपी वो अपने ऊपर कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं कि वो ट्रेवल कर रहे हैं कहां? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है जी। तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती है, तो साइटोप्लाज्म से NADH को ट्रेवल करके किसमें जाना पड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, सारे रिएक्शन कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये प्रोकैरियोट में ये रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में हो। इस तरह से एक NADH से जो है वो 3 एटीपी पैदा किए जाते हैं। लेकिन अगर FADH की बात करें, FADH2, तो FADH2 यहां आके टूटता है। FADH2 वो यहां से रिएक्शन स्टार्ट करता है, FAD पॉजिटिव, और यहां पे निकालता है 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर FADH टूटे तो वो यहां पे आके टूटेगा। अब किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है? देखें, इसमें NADH2 ऊपर है, FADH2 नीचे, तो हाई एनर्जी लेवल है किसका? NADH2। तो हम यही बात समझानी थी, NADH2 का एनर्जी लेवल क्या है? ज्यादा है। FADH2 का एनर्जी लेवल क्या है? कम है, ठीक है जी। तो इसका एनर्जी लेवल क्या है जी? ज्यादा है। किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है? इसकी हाई एनर्जी है और इसकी क्या है? लो एनर्जी है। अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ एटीपी कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं। बेसिकली यही MDCAT का एक खजाना है कि आपको इस चैप्टर में जितना भी आपने पढ़ा है उस पढ़ने के बाद आपको MCQs यहां पे आने हैं कि कितने नंबर ऑफ एटीपी पैदा हुए, ठीक है जी। तो हम एटीपी काउंट कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। एक ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बनता है जी?
अब जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होता है उसमें मैं पहले भी लिखवा चुका हूं कि एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 NADH2 पैदा होते हैं, ठीक है, और उसमें 4 ATP पैदा होते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में NADH2 पैदा होते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में NADH2 पैदा होता है एक, लेकिन ये रिएक्शन कितनी दफ़ा होता है? बेसिकली ये रिएक्शन 2 दफ़ा होता है, इसलिए हम लिखते हैं कि 2 NADH2 पैदा हुए। अब नेक्स्ट जो है वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 पैदा होते हैं और ऐसे ही एक FADH2 पैदा होता है। अच्छा, अब ये रिएक्शन भी बेसिकली 2 दफ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो है वो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो उनकी 2 दफ़ा क्रेब्स साइकिल होगा। तो इस तरह से टोटल जो है हम लिख सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो 6 NADH2 और इसमें 2 FADH2 बनते हैं। समझिए बात की। तो इसके बाद हम इसमें टोटल ATP काउंट कर लेते हैं, टोटल ATP कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे टोटल ATP पैदा होगा। अच्छा जी, अब जो है हम इसमें टोटल ATP कैसे काउंट करेंगे, मैं आपको समझा चुका हूं। ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 कितने ATP पैदा करेगा? 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ग्लाइकोलाइसिस का NADH 2 ATP पैदा करेगा। उसकी वजह ये साइटोप्लाज्म में बनता है, इसने ट्रेवल करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये अपने ऊपर एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये 2 ATP पैदा करेगा। तो टोटल कितने ATP पैदा होंगे? 2 NADH थे, उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ATP हमें मिलेंगे। ये डायरेक्ट ही हमें 4 ATP मिलेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब पायरुवेट ऑक्सीडेशन से बनने वाला NADH2 कितने ATP पैदा करता है बेटे? 3। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा तो वहीं पर रेस्पिरेटरी चेन से 3 ATP पैदा कर देता है। तो इससे कितने ATP बनेंगे बताएं नहीं। टोटल 2 थे, 2 3 6 ATP प्रोड्यूस होंगे। इसने भी 3 ATP पैदा करने हैं, हर एक NADH2 ने। टोटल 6 NADH2 बने थे। तो इससे कितने ATP प्रोड्यूस होंगे? 6 3 18 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान ये जो है ये 2 ATP पैदा करता है। FADH2 ATP ही 2 पैदा करता है। तो इस तरह से टोटल ATP कितने हो गए? 4। अब इनको प्लस कर लेंगे। ये कितने ATP बनते हैं? अब आप टोटल ATP कैलकुलेट करके देखें। ये हैं जी यूकैरियोट सेल के ATP, यूकैरियोट के टोटल ATP, ठीक है। क्योंकि हमने यहां पर कितने इंक्लूड किए? 4 इंक्लूड किए, ठीक है जी। जैसे 4 और 4 8 और 6 14 और 18 कितने होते हैं जी? 32 और 4 कितने हो गए? 36 ATP टोटल पैदा हुए, ठीक है जी। ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर मैं नेट की बात करूं, नेट ATP कितने होते हैं? तो यहां वाले हम कितने काउंट करेंगे? 2। जब 2 काउंट करेंगे तो -2 कर देंगे बेसिकली। तो इससे कितने बन जाएंगे? 34 नेट ATP पैदा होते हैं। किस सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। अब लास्ट पॉइंट कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, तो उसमें टोटल कितने? उसमें ये 4 रहेंगे। नहीं, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ये होंगे ऐसे सॉल्व कि प्रोकैरियोट में सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये 3 ATP पैदा करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, बस बाकी सेम रहेंगे। 4, ये 6 ATP, ये 18 ATP, ये 4 ATP, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कौन से सेल में जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल ATP कितने पैदा होंगे? यहां पर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये 38 बन रहे, ठीक है। अब आपको याद है क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट भी ATP बने थे, कितने जी? 2। इधर भी डायरेक्ट ही ATP बने थे 2, इसलिए हम इनको +2 करेंगे। 38 यूकैरियोटिक सेल के टोटल ATP हैं और 36 उसके नेट ATP हैं, ठीक है। क्योंकि क्रेब्स साइकिल में हर एक क्रेब्स साइकिल में 1 ATP बनता है, हम 2 ATP काउंट करेंगे। इसी तरह से बैक्टीरियल सेल में टोटल ATP कितने हैं जी? 40। ये हम टोटल ATP डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें नेट ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने बनेंगे? इसमें से -2 करेंगे तो कितने बनेंगे? 38।
जो यूकैरियोटिक में टोटल है वो 38 है और उनमें से नेट कितने हैं 36। प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल 40 है और नेट कितने हैं 38। तो यहीं से आपके एमसीक्यूज आएंगे और ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।